बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की किताब पर तबसरा करने से पहले मैं एक वजाहत ज़रूर करनी चाहूँगा कि आजकल मैंने किताबें ख़रीदनी बिल्कुल छोड़ दी हैं। इसकी वजह महंगाई नहीं है, महंगाई तो हर चीज़ के लिए है। किताबें खरीदनी मैंने इसलिए छोड़ी हैं कि मेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी जहाँ मैं सारा दिन गुज़ारता हूँ अपनी, हमारी अपनी है वो, उसमें और मेरे घर की जो दूसरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, इसमें दोनों में मिला के कई हज़ार किताबें, और मेरी अपनी स्टडी जो है उसके अंदर कई सौ किताबें ऐसी मौजूद हैं कि मेरी बकेट लिस्ट में है कि मुझे इसको एक मरतबा और पढ़ना है या कम से कम पहली बार पढ़ना है, और वक्त नहीं निकाल पा रहा। इसलिए मैंने किताबें खरीदनी छोड़ दी हैं कि पहले जो है उसको तो खरीद लें। हाँ, 2-3 मौके में मैं किताबें ज़रूर खरीदता हूँ। अगर मुझे किसी अच्छी किताब पे तबसरा करना होता है, चाहे मुझे किसी ने तोहफ़े में क्यों ना भेजी हो, मैं पहले उसका एक नुस्खा लाज़मी खरीदता हूँ और किसी को तोहफ़े में देता हूँ, फिर मैं उस पे तबसरा करता हूँ, ताकि मैं इससे पहले कि आपसे कहूँ कि आप खर्चें, पैसे मैं उन पे खर्च कर लिया करता हूँ। अच्छा, दूसरा एक मौका वो आता है जब हमारे ज़िक्र किताब के ग्रुप के ऊपर पब्लिशर हज़रात या मुसन्निफ़ीन अपनी नई किताबें 40 और 50% डिस्काउंट पर देते हैं, और वो एक ऐसा मौका होता है कि मुझे मालूम है कि ख़रीद ली जाए तो अच्छा है, वरना बाद में मिलेगी नहीं, फुल कीमत में नहीं मिलेगी। उसमें भी अजीब-अजीब तजर्बात होते रहते हैं। मसलन एक बहुत अच्छे पब्लिशर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, हमारे आपके अकील अब्बास जाफ़री साहब। उन्होंने एक दफ़ा मेरी दरख्वास्त के ऊपर अपनी कोई 30-32 किताबों की फ़हरिस्त डाली थी, और जिस पर उन्होंने एक बड़ा माकूल डिस्काउंट ऑफ़र किया था, मगर रात हो गुज़री है और सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि इसको हटा दो। मैंने कहा वो क्यों? कहेंगे ये पोस्ट देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे बुक सेलर्स के फ़ोन आए हैं कि ये रियायत तो आप हमको सब क्यों दे रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी दीजिए। इसलिए उन्होंने वहाँ से हटा दी। और तीसरा एक और सिलसिला होता है, आजकल एक नई चीज़ चली और बहुत अच्छी चीज़ है, और वो ये है कि लोग ये करते हैं कि किताबें छपवाने के बाद एक 40-50 किताब तो अपने पास रख ली है, लेकिन उसके ऊपर ही वो प्रिंट करवा देते हैं कि बेसिकली वो ये किताबें किस चैरिटी को डोनेट करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास एक किताब आई थी जनाब इकबाल मोहसिन साहब की, बंजारे का बैंक बैलेंस। सच्ची बात यह है कि आम हालात में 125 सफ़ात की किताब मैं कभी ना खरीदता, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ये पढ़ा कि जनाब इस किताब की पूरी आमदनी अल खिदमत फाउंडेशन की पाकिस्तान की शजरकारी की मुहिम के ऊपर सर्फ होगी, तो मैंने फौरी तौर पे उनसे दरख्वास्त की, एक किताब उनसे ख़रीदी, बल्कि उनके मैंने दस्तखत भी लिए। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरा जाना हुआ कोही गोट हॉस्पिटल में, डॉक्टर शेरशाह का बहुत बड़ा कमाल है वो, जिस तरीके से वो गरीब ख़वातीन के न सिर्फ इलाज मुआलजे का बल्कि एक मिडवाइफ और नर्सेज की ट्रेनिंग का इदारा चला रहे हैं। कमाल का इदारा, कभी आप लोग जाके देखें उसको। वहाँ उनका एक सेक्शन था और वो था पब्लिकेशंस का, कोही गोट पब्लिकेशंस, जिसका तारुफ मुझसे जनाब तारिक फजली साहब करवा चुके थे। मैं उसमें गया तो हैरान रह गया, बेशुमार किताबें। मेरे पास इत्तेफाक से उस वक्त पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने मेरे पास किताबें उठ सकती थी गोद में, वो मैंने उठा के उनसे हासिल की, और तारिक साहब से मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी कि इसके पैसे मैं बाद में ऑनलाइन कर दूंगा, ज़ाहिर एक चैरिटी के हैं। आप यकीन करें कि वो किताबें, जिसमें पतली किताबें भी थी, मसलन एक कदम और, ये किताब थी तकरीबन 400 रुपये की। इसके अलावा आप देखें अगर तो 400 रुपये की एक दूसरी किताब थी, शौक का सफ़र, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के अफसाने थे, 600 रुपये इसकी कीमत थी। मेहदी हसन शहंशाह गज़ल के ऊपर वहाँ पे एक किताब थी कोही गोट पब्लिकेशन में, जिसकी कीमत थी सिर्फ 800 रुपये, पतली किताब है। डॉक्टर शेरशाह की अपनी किताब दिल बेताब, इसकी कीमत है तकरीबन 800 रुपये। नकूश हयात रफ्ता, ये इसकी 1200 रुपये कीमत थी। अरब के अरबपति, इसकी 300 रुपये कीमत थी। जिस महल्ले में हमारा घर था, डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब के खाके हैं, इसकी कीमत 700 रुपये थी। गुलमहर की कीमत 1000 रुपये थी। गौहर ताज साहिबा की किताब खाक से कीमिया हुए जो लोग, इसकी भी कीमत थी तकरीबन 800 रुपये के करीब। मेरी पसंदीदा किताब, इससे मैं तबसरा भी डाल चुका हूँ, हसन जावेद साहब की किताब थी, जिसकी कीमत है 1500 रुपये। बदहाली से खुशहाली तक, बहुत उम्दा किताब है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। ऐसी बहुत सारी और भी किताबें हैं जो फिर मैंने वहाँ से ख़रीदी हैं, जिसमें जरासीम नाम की किताब थी, जिसकी कीमत है 1000 रुपये, और मीर हज़ान खान खोसो के बारे में डॉक्टर शाद की किताब है, 1200 रुपये इसकी कीमत है, जिस कुछ यादें कुछ बातें। ये तमाम की तमाम किताबें मैंने सिर्फ इसलिए ख़रीदी
کہ ایک کاز کے لیے ہے، لے کر آ گیا، وہاں کوئی حساب کتاب نہیں تھا میرا، صرف اٹھایا اور ڈالا، گھر آ کے ٹوٹل گیا تو 14,500 روپے قیمت تھی جو میں نے ان کو آن لائن پے کر دی۔ ایسے اداروں کی اور ایسی کتابوں کی آپ کو یقیناً خریداری کرنی چاہیے جو کسی کاز کے لیے آ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ذرا آج کل میرا بجٹ تھوڑا سا ان تینوں کے علاوہ تھوڑا محدود رہتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب میں نے ذکر کتاب کے اوپر پوسٹ پڑھی ہے گلبو کے بارے میں، توفیق احمد انصاری صاحب کی جو کتاب ہے، حالانکہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں تھا جو ہمارے گروپ کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن میں نے فوری طور پر وہ کتاب منگوا لی۔ اچھا میں بتاؤں کہ میرے پاس میرے مطالعے میں جو اکثر کتابیں رہتی ہیں اس میں گلستان، بوستان، جتنی حکایتوں کی کتابیں ہیں، عمر خیام کے تراجم ہیں، میں اکثر اس کو پڑھتا رہتا ہوں، تو یقیناً شیخ سعدی کی کتابوں کے ایک زیادہ تراجم میرے پاس موجود تھے، پھر بھی میں نے اس کتاب کو کیوں منگوایا اور میرا تجربہ بالکل صحیح رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کی قیمت صرف 600 روپے ہے، صرف 600 روپے۔ بہترین اس کا کاغذ ہے اور اس کے اندر صفحات کی تعداد جو ہے تقریباً 450 سے زائد صفحات ہیں اس کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا عمدہ اس کا کاغذ ہے اور کتنا عمدہ اس کی اطباعات ہے۔ یہ یقیناً کاسٹ سے کہیں کم قیمت پر مصنف نے اس کو فروخت کے لیے پیش کیا ہے، اس میں لاگت بھی وصول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا سائز بھی بڑا ہے، اس کو ٹائٹل کو کھول کے میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً جو کھلنے کے بعد جو ٹائٹل بنتا ہے یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 فٹ بائی 10 انچ کے ٹائٹل بنتا ہے، اور بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب خرید کے مجھے بہت لطف آیا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے 600 روپے کی آپ یہ کتاب ضرور خریدیے۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں تپائی کے اوپر ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، کہیں اپنے مہمانوں کے لیے کبھی وقف اگر آپ کے انتظار میں اس پر نظر ڈالنا چاہیں۔ میرے نزدیک یہ کتاب کسی کافی ٹیبل بک سے کم نہیں ہے، آپ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اس وقت کراچی میں، پاکستان میں کافی ٹیبل بک جو اسٹارٹ ہوتی ہیں 5,000 روپے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، 12,000، 18,000، 20,000 روپے، تو یہ بہت ہی عام ہے۔ صادقین کی، فیض احمد فیض کی اور خطاطی کی کتابیں، یہ تو عام ہے۔ یہ کافی ٹیبل بک خریدتے ہیں لوگ اپنے ذوق کی آگہی کے لیے، تو اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ 600 روپے کی کتاب تو آپ خرید کے یقیناً اپنے ڈرائنگ روم میں کسی میز کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کتاب کے اوپر۔ اس کتاب کا نام ہے گلبو۔ اچھا پہلی نظر میں مجھے عجیب سا نام لگا کیونکہ ہم تو آدمی ہیں بوئے گل کے، اور جب ہم بو کہتے ہیں اتفاق سے تو ذہن میں یہ آتا ہے، جب کہتے ہیں نا بو آ رہی ہے تو بدبو کے ذہن میں آتا ہے لفظ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک فارسی کا لفظ ہے۔ بو جو ہے مہک کو کہتے ہیں، اور اگر وہ اچھی ہوگی تو خوشبو کہلائے گی، اور اچھی ہوگی تو بدبو کہلائے گی۔ تو توفیق انصاری صاحب نے جو کتاب کا نام رکھا ہے بیسیکلی بوستان گلستان، گلستان سے گل لیا اور بوستان سے بو لیا، اور بہت خوبصورت کتاب انہوں نے مرتب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو صرف اس کے ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں تو یہ ایک بہت ہی ان کی ذہانت ہے اور ایک گرافک آرٹسٹ کا کمال ہے جس کے تحت یہ اس کا ٹائٹل تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ گل میں سوراخ گلابوں کی لکیریں ہیں، اور اس کے ساتھ میں بو جو ہے گلابی گلاب کے ساتھ لکیروں کے ساتھ موجود ہے۔ گل اور بو کے درمیان خاص رنگ کی مچھلی ہے جو 2 رنگوں سے بنائی گئی ہے، زندگی کی 2 رنگی کو ظاہر کرتی ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس مچھلی کے قریب ایک سفید رنگ کا انسانی جسم نظر آتا ہے جو گل اور بو یعنی گلستان اور بوستان سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ گل کے دائرے میں سین اور شین لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے سعدی شیرازی یا شیخ سعدی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور لفظ لکھا ہے تے الف الف یعنی توفیق انصاری احمد۔ ایک آرٹ ورک ہے، یہ اس کا جو ٹائٹل ہے ایک آرٹ ورک ہے، اور یقیناً بہت عمدہ اور بڑی محنت ہوئی اس میں، یہ ذہانت بھی ہے، خیال بھی ہے، سوچ بھی ہے توفیق صاحب کا، اور میں یقیناً اس میں مبارکباد دینا چاہوں گا حسن شریف صاحب کو کہ جنہوں نے اتنا پیارا ٹائٹل تیار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب خریدنے کے بعد یقین کیجئے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ کتاب کیوں خریدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں گلستان اور بوستان دونوں مجھے فارسی نہیں آتی ہے اتفاق سے، میں اس کے اردو تراجم ایک سادہ میرے پاس ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک خاص قسم کی اردو میں ہیں، اور جس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ فارسی سے لفظی ترجمہ کر دیا جائے۔ لفظی ترجمے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ آپ کو اس کی جو روح ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بتاؤں گا۔ اس سے قبل میرے مطالعے میں ہمیشہ جو کتاب رہتی تھی وہ حکایات سعدی ہیں۔
जिसे झेलम बुक कॉर्नर शाये किया है। ये जो नई किताब आई है बुलबुल, इसका म्यार उससे मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ तबात का नहीं, सिर्फ कागज़ का नहीं, सिर्फ प्रिंटिंग का नहीं, सिर्फ बाइंडिंग का नहीं, बल्कि कंटेंट का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अब मैं आपको इसके कुछ हिस्से सुनाना चाहूँगा दोनों से, कि पहले जो मैं तराजिम पढ़ता था फ़ारसी से उर्दू में वो क्या थे, और अब इसमें जो मुझे पढ़ने को मिले हैं वो क्या है। मसलन पहले मुझे हिकायत सादी में ये हिकायत पढ़ने को मिली थी, किसी से मांग कर इज्जत कम न कर। कहते हैं कि एक आलिम का बड़ा कुंबा था, उसकी आमदनी कम थी और खर्च कहीं ज़्यादा था। उसने अपने ख़ास मेहरबान और अमीर से बात की और उसने ये तमन्ना पूरी करने में बददिली का इजहार किया, क्योंकि उसे आलिम की ये बात नागवार गुजरी और उसने दिल से भी उसे बुरा समझा। लिखते हैं, अक्ल वालों का कहना है कि तू किसी अजीज़ दोस्त के पास बदहाली या बदनसीबी की बात कहने के लिए न जा, वरना तेरे जाने के बाद उसको दिल में रंज और गुस्सा आएगा। अलकिस्सा के उस दोस्त ने आलिम का वजीफ़ा कदर ज़्यादा कर दिया, लेकिन अक़ीदत तो एहतराम कम कर दिया। इस अक्लमंद आलिम ने चंद दिन गुजारे। पहली कैफियत दोस्ती को बरकरार न रख सका कि वो खाने बुरे हैं जिन्हें तू दूसरों से ज़िल्लत में हासिल करे। हांडी तो चढ़ी मगर कदर घट गई। किसी ने कितने बुलंद म्यार की बात की है कि मेरी रोटी तो बढ़ गई मगर आबरू घट गई। मांगने से बेसरो समानी ही बेहतर है। इसके बाद मुतरजिम ने खुद ही कुछ टेक अवे निकाल कर दे दिए कि सादी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये कि किसी को दो तो मुंह बना कर न दो। दूसरी बात ये कि किसी को कुछ दो तो खन्ना पेशानी से नाराज़ होकर या गुस्से भरे लहजे मत दो। तीसरी बात ये समझाई कि वो कहना चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ दो तो अक़ीदत और मोहब्बत से दो, घटा कर न दो, मजबूरन लेन देन से तंग ना हो। चौथी बात उन्होंने ये टेक अवे निकाल कर दिए कि लोगों के मांगने के बजाय अल्लाह ताला से मांगो, जो बेइज्जत और बेआबरू नहीं करता है। और पांचवी और सारी बात, अल्लाह ताला से मांगने के बजाय अल्लाह ताला की रहमत की बारिश होती है। और पांचवी और आखिरी बात उन्होंने ये बताई कि अल्लाह से मांगने वालों पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। ये सारे टेक अवे मुतरजिम ने तर्जुमे के बाद लिख कर दिए। इसमें असल अशार का हवाला नहीं है। इसके बरस जब मैं उठाता हूँ तौफीक अंसारी साहब की किताब, तो एक तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में वो तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। इसी किस्से को उन्होंने कुछ यूँ लिखा है कि हाथ फैलाने से इज्जत घट जाती है। एक आलिम बहुत बाल बच्चों वाले थे मगर उनकी आमदनी कुछ कम थी। एक मालदार आदमी उनके इंतहाई मुतक़िद थे। आखिर फ़ख्र फाक़ा से तंग आकर आलिम ने उनसे इमदाद की दरख्वास्त की। मालदार अक़ीदतमंद ने आलिम का वजीफ़ा तो बढ़ा दिया, लेकिन ख़ुद आलिम के पास जाना छोड़ दिया क्योंकि उसकी अक़ीदत कम हो गई थी। आलिम को मालदार के रवैये का एहसास हो गया कि ये उसके हाथ फैलाने का नतीजा है। इसके साथ ही तमाम हिकायतों की तरीके से इस हिकायत का भी फ़ारसी अशार उन्होंने बयान किए कि अगर थोड़ी बहुत फ़ारसी की शुद्धत तो लोग वहाँ से पढ़ लें। लेकिन इसकी जो ख़ास बात है कि वो तमाम अशार का और हिकायतों का मंजूम तर्जुमा भी साथ साथ करते हैं। तो मुतरजिम ने इस हिकायत से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि मेरी आमदनी तो बढ़ गई है लेकिन आबरू घट गई है, और हाथ फैलाने की ज़िल्लत से ज़्यादा फ़ख्र फातहा बेहतर है। और फिर इसका उन्होंने मंजूम तर्जुमा किया है कि मेरा रोजीना बढ़ा पर आबरू घट गई, हाथ फैलाने से पहले फ़ख्र फाका अच्छा था। बहुत सलीस उर्दू में इनका तर्जुमा और तर्जुमानी है जिसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। दूसरे तराजिम पढ़ने के बाद फिर जो एक थोड़ी सी एक मुश्किल पेश आती है इसको उर्दू समझने में, वो इस किताब में कहीं भी नहीं है। और ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको इनकी सारी हिकायतों के तर्जुमे सुनाऊँ। और आपने ऐसी बहुत सारी हिकायतें पढ़ी होंगी जो बहुत ही तवील अल्फाज के साथ, तवील जुमले के साथ लोगों ने इसके तर्जुमे किए हैं, उसके टेक अवे बनाए हैं, उसके नतीजे अख़ज़ किए हैं। लेकिन तौफ़ीक अंसारी साहब बहुत आसान उर्दू में लिखते हैं कि एक दाना बेटों को नसीहत करता था कि प्यारे बच्चों, इल्म हुनर हासिल करो, ये दुनियावी मालो दौलत काबिल एतमाद नहीं है। चांदी सोना चोरी भी हो सकता है, खो भी सकता है, खर्च भी हो सकता है, लेकिन इल्म एक हमेशा रहने और बढ़ने वाली दौलत है। इल्म वाला अगर दुनिया की दौलत से महरूम हो जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि इल्म की दौलत उसके पास है, वो जहाँ जाता है इज़्ज़त पाता है। इसके बरखिलाफ़ मुफलिस हमेशा भीख मांगता है। और फिर उन्होंने सादी की हिकायत ये बयान की कि कहते हैं कि एक मुल्क पर कोई आफत पड़ी, लोग घरों में बेघर हो गए। फिर ये हुआ कि इल्म व हुनर से माला माल लड़के बादशाह के वज़ीर बन गए, वज़ीरों के जाहिल लड़के भीख मांगने लगे।
اور اس کا منظوم ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ علم حاصل کرو یہ سچا مال ہے، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں کافی شیخ سعدی کی بہت اچھی تصاویر بھی ہیں، ان جگہوں کی تصاویر ہیں جو اس کے وابستہ ہیں، اور اس میں آپ کو نظر آئیں گے کئی چیپٹرز بنے ہوئے جو اسی حوالے سے ہیں۔ گلگشت سے ان کا آغاز سفر ہوتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے اس میں گلباری بھی ہے جس میں حمد باری تعالیٰ ہے، پھر اس میں گل افشانی بھی ہے جو کہ اردو حکایت اور فارسی اشعار اور حاصل کلام کا منظور ترجمہ ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 600 روپے میں تحفہ دینے کے لیے اس سے عمدہ کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جناب جلدی کریں، اس سے پہلے کہ کتاب آؤٹ آف سٹاک ہو جائے خرید لیجیے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔